नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर के हम लोगों ने टारगेट बनाया था कि प्रतिदिन हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे और सवाल जो कि परीक्षा के पैटर्न्स पर बेस्ड होंगे। रेलवे जैसे जैसे सवालों को बनाता है, जिस तरह के पैटर्न का उपयोग करता है, ऐसे मिसलेनियस सवालों की प्रैक्टिस हम लोगों ने प्रारंभ करी है और उसी की कनेक्टिविटी में हम लोग आज के दिन फिर इस सवालों के कैलकुलेशंस पर आगे बढ़ रहे हैं। सवालों को पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं और इसी के आधार पर हम अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाएंगे भी। लेकिन एक सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने है कि एएलपी का एग्जाम भी आपके सामने आगे देखने को मिलने वाला है। 9,900 से अधिक पदों पर हम लोग यहाँ पर इस भर्ती को देखेंगे। 10 अप्रैल तक इसका फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, जिसको मैंने आपको अपडेट भी किया था। तो हमने एनटीपीसी और ग्रुप डी के साथ अब एएलपी को भी अलाइन किया था, तो उसके भी सवालों को हम लोग यहाँ पर कंबाइन करेंगे। रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं होती है इस स्तर पर, सभी के सवालों के पैटर्न का उपयोग यहाँ पर इस सेट को बनाने के लिए किया जा रहा है। ऑथेंटिक है, रिलेवेंट है। आप विश्वास मानिए कि आपके 25 से 30 सवाल कहीं नहीं जाएंगे। इन सारे सवालों का सलूशन यही आपके परीक्षा, ये जो आपके पैटर्न्स या जो आपके प्रिपरेशन चल रही है, यहीं से आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करूंगा। आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी सभी अंकों की तैयारी मेरे साथ कवर कर सकते हैं मैथ्स विषय को लेकर के। मैं देर ना करते हुए आपको आगे लेकर चलता हूं, लेकिन मेरा एक बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अगर नए हैं तो जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जिससे कि हमारी आपकी कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन हमेशा आपके साथ बना रहे। तो मैं आपको लेकर चलता हूं आज के सेशन के पहले सवाल पर। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी परीक्षा की तैयारी हम लोग करते हैं तो आप लोग इस बात को दिमाग में रखिए कि आपको उस परीक्षा का लेबल ही लेना है, उस परीक्षा के पैटर्न पर ही काम करना है, जिसमें सरलीकरण का एक सवाल आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। इसमें जितनी भी वैरायटी, विविधता आपको देखने आ सकती है, परीक्षा हाल में फेस करने को मिल सकती है, उन सब पर हम काम करेंगे। 3 क्यूब है, -5 का वर्ग है, प्लस 26/13 का होल स्क्वायर है, माइनस सिंपल सवाल है। आप जनरल कैलकुलेशन से आप इसका उत्तर कर सकते हैं। तो 3 का क्यूब कितना होता है बताएं? 27 है। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 है। 13 दूना 26, पहले इसको यही काट दीजिए। 2 का वर्ग कितना होगा? 4 है। -8 है, प्लस 0 है, गुणे 9 है। तो इसका तो कोई अर्थ हुआ नहीं, क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा। इधर देखिए 27 से 25 निकलेगा, 2 होगा। 2 में 4 ऐड होगा, माइनस आपका 8 होगा। 4 2 6, 6 में से 8 निकलेगा, -2 होगा। -2 डी ऑप्शन इस सवाल का सही हल है और मुझे लगता है कि आपको यह सवाल अच्छे से क्लियर सभी को हो गया होगा। सेकंड पर आ जाइए। ये सवाल अगर देखा जाए तो जो कांस्टेबल स्तर की परीक्षाएं होती हैं उसमें बहुत पूछा जाता है। तो ग्रुप डी का जो पैटर्न है वो भी कांस्टेबल को काफ़ी मैच करता है। एनटीपीसी का जो नॉन टेक ग्रेड है वो भी काफ़ी हद तक मैच करता है। तो आपको अगर एलसीएम और एचसीएफ फेस करने को मिलेगा तो डायरेक्ट पूर्णांक संख्याओं का नहीं मिलेगा, डेसिमल का मिलेगा, फ्रैक्शन का मिलेगा। जैसे हमारे पास एक नंबर है 5, 12.5, 0.05। हमसे पूछा है एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक से पूर्णतः कट जाए। लेकिन मेरी मानिए कि एलसीएम दी गई संख्याओं में किसी से छोटा नहीं हो सकता। जो सबसे बड़ा है 12.5, आप देख पा रहे होंगे 5 से भी बड़ा है, या तो वही होगा या उससे भी बड़ा होगा। तो आपको ऑप्शन से भी मैच कराना है और 12.5 के हिसाब से हम लोग इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप देखिए क्या 12.5 सभी से कट रहा है, और कटने का मतलब ऐसे ना कटे, प्योर पूर्णांक नंबर नजर आए। 12.5 ऑप्शन में है भी, अगर 12.5 नहीं कटेगा तो उसके ऊपर जाएंगे। तो इसके लिए देखिए तरीका जो ट्रेडिशनल एकदम प्रॉपर तरीका हो तो ये है कि आप सबके डेसिमल अंकों को सेम कर लें। डेसिमल अंकों को सेम करने का मतलब जैसे 5 है तो 5 के आगे हम लोग यहाँ पर 2 जीरो, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कितना है भाई, अभी अगर देखा जाए तो 5.00 है। हम डेसिमल को यहाँ पर बढ़ा दें, डेसिमल का उपयोग करें। जैसे यहाँ पर देखिए कितना है, 12.5 है, और यहाँ पर कितना है, 0.05 है। हम सब में 2 स्थान पर दशमलव लगा दें। देखिए ऐसे कर दें, सब में देखिए 2 स्थान पर दशमलव लग गया है। अब आपको यहाँ पर दशमलव हटा देना है। हटा दे, हटा दे, हटा दे। तो यहाँ 500 हो गया, यहाँ 1250 हो गया, और यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, 5। अब देखिए क्या 500 से कटेगा? नहीं कटेगा, बट इसका जो डबल होगा वो होगा 2500। 2500 सबसे कट जाएगा, 2500 इससे भी कट जाएगा। लेकिन 2500 को उत्तर ना मानकर इस पे दशमलव के 2 स्थान सेट किए जाएंगे, 25.00, अर्थात इसका उत्तर 25 होगा। 25 देखिए आपके ऑप्शन डी में दिया भी गया है। होने को तो 125 भी होगा, लेकिन सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, इसलिए यह उत्तर है। कई लोग गलती से इसको भी दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 12.5 5 से पूर्णतः नहीं कटेगा। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 2.5 आएगा। हमें डिवीजन में पूर्णांक चाहिए, इसलिए सवाल का उत्तर डी ऑप्शन होगा। और जो मैंने आपको पैटर्न बताया, इसी पैटर्न से ही हम लोग इसका सोल्यूशन शानदार कर सकते हैं। तो सेकंड सवाल आपके सामने डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन दे रहा है।
तीसरा देखिए, यदि चाय की कीमत 20% बढ़ जाती, जैसे हमने कोई बजट बनाया चाय को लेकर के और हम खरीदने के लिए पैसा घर पे निकाल के रखे और पता चल रहा है कि 20% चाय की प्राइस बढ़ गई है, तो एक गृहस्थ को अपनी चाय की खपत जो उपयोग है कितने प्रतिशत घटा देना चाहिए ताकि चाय पर उसका व्यय अपरिवर्तित रहे, खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। 20% चाय की प्राइस में वृद्धि होती है और हमने एक बजट बनाया है तो निश्चित तौर पर उतने पैसे पर हमें उतनी चाय तो नहीं मिलेगी। या तो मेरे पास खूब पैसे हो तो मैं प्राइजेस के हिसाब से प्राइजेस बढ़ा लूँ, अपना बजट बढ़ा लूँ, लेकिन मेरी वो क्षमता भी नहीं कि मैं बजट बढ़ा लूँ। यहाँ पर दो चीजें होती है, एक तो ऐसे जैसे वृद्धि हुई है और आपको खपत में कमी करनी है, तो कभी कभी किसी प्राइस में कमी होती है तो हमें वहां पर जरूरतों को बढ़ाना भी होता है। तो देखो वृद्धि कितने की हुई, 20% की, और आपको कमी बनाना है खपत में। इसका सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको सबसे पहले भिन्न बना लें। जो 20% 1/5 होगा, कैसे? 20/100 कर देने से। कितने परसेंट की आपको आवश्यकताओं में कटौती करनी है, इसके लिए जो ऊपर का मान है ऊपर लाइए, गुणे 100 करिए, बटा, क्योंकि वृद्धि है तो 5 में 1 जोड़िए तो कितना होगा? 6। 2 तिया 6 होता है, 2 50 बार होता है, 50/3 होगा। और 50/3 को 16 सही 2/3% कहते हैं, जो आपको ऑप्शन नंबर देखिए बगल में ही सी में लिखा हुआ है। अगर चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है तो गृहस्थ को अपनी जरूरत को 16 सही 2/3% घटा देना चाहिए, जिससे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। आगे बढ़ता हूं, तीसरा डन होता है चौथे पर। ऐसे अलजेब्रिक सवाल मिलते हैं जिसको फार्मूले जनरल पता है, इस सवालों को हल कर लेता है। जिसमें क्या लिखा देखिए, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं, x की पावर 2 है प्लस y की पावर 2 है, और यहां पर x की पावर 4 है प्लस y की पावर 4 है। अब आप क्या करो, जैसे इसका तो आपने लिख दिया a माइनस बी ए प्लस बी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी के बिहाफ पर आपने लिखा। इसी आधार पर इसको भी आप प्लान कर सकते हैं, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। दूसरी तरफ इधर चलते हैं, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 है। अब आपको समझना है, दोनों में देखिए फिर से वही सेम पैटर्न है। अब आप इसको फिर से माइनस बी ए प्लस बी के हिसाब से चले तो 4 का वर्ग फिर x की पावर 16 होगा, माइनस वाई की पावर कितना होगा? 16 होगा। इसके लिए राइट सोल्यूशन x की पावर 16 माइनस वाई की पावर 16, ऑप्शन नंबर ए है। करेक्ट आंसर आप लोग लिख सकते हैं। इस सवाल का सही हल है। चौथे सवाल का आप सही उत्तर नोट कर लीजिए। पांचवें पर चलिए, यदि किसी अलमारी का विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए, अलमारी के विक्रय मूल्य को डबल कर दें, जो सेलिंग प्राइस है, तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ ट्रिपल हो जाता है। आरंभिक लाभ प्रतिशत क्या था, इसको सिंपल समझिएगा। जैसे अगर किसी भी वस्तु की सीपी कॉस्ट प्राइस x है और सेलिंग प्राइस उसकी y है, लाभ तभी होता है जब एसपी ग्रेटर हो सीपी से, एसपी ग्रेटर हो सीपी से। और लाभ का मान कितना होता है बताइए? लाभ का मान होगा एसपी मतलब y माइनस एक्स होगा। देखिए हमने कोई सामान खरीदा x में, बेचा y में, लाभ हुआ y माइनस एक्स का। सवाल क्या है, देखो क्रय मूल्य में कोई परिवर्तन की बात नहीं कर रहा है, कह रहा विक्रय मूल्य को डबल कर दो। विक्रय मूल्य को अगर हम डबल कर दें और क्रय मूल्य आपका वही है, तो इसने कहा कि जो लाभ है वो 3 गुना हो जाता है, तो लाभ कितना हो जाएगा? 3 गुणे y माइनस एक्स हो जाएगा। और यहां से लाभ कितना आएगा बताइए? यहां से लाभ फिर वही प्रोसेस है कि एसपी से सीपी को माइनस करिए, तभी तो लाभ आएगा, यही तो लाभ होता है। तो एसपी का मान कितना है? 2y है, और सीपी का मान x है, ये आपका लाभ है। और यहां पर लाभ बनकर कितना आ रहा है? 3 गुणे y माइनस एक्स बनकर आ रहा है। इसी को कंपेयर करिए, लिखिए क्या? 2y माइनस एक्स बराबर कितना लिखिए? 3y माइनस 3x। x को एक तरफ कर दीजिए, देखिए कितना होता है, इसको उधर कर दे या इधर, इधर लाएं तो पॉजिटिव 2x हो जाएगा। क्यों? माइनस एक्स प्लस 3x। इसको उधर कर दे, y हो गया, तो x बटा y कितना हो जाएगा बताइए? 1/2। अर्थात आपने खरीदा 1 में था, जैसे ऐसे तुलना कर लीजिए, क्रय और विक्रय की तुलना हो गई। 1 में खरीद कर 2 में बेच रहे, फायदा कितने का है? 1 का है। 1 गुणे 100 बटे आप 1 कर दो, 100% का फायदा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया है। 100+ का प्रॉफिट इस सवाल 5वें में आपके लिए करेक्ट आंसर बनकर आ रहा है। इसको सभी लोग इजीली आंसर को देख लें, समझ लें, और अगर डाउट हो तो कमेंट करके हमें बता भी दें, जिससे कि एक क्लियरिटी बन जाए, हम सब लोग इसको समझ पाएं। आगे बढ़ता हूं लेके, आइए हम लोग एक शानदार सवाल एज रिलेशन को यहां पर देख रहे हैं। और इस सवाल में देखिए क्या लिखा है, अनु कनु से 2 वर्ष बड़ी है, जो तनु से दुगनी उम्र की है। यहां पर इस बात को क्लियर करिएगा, कौन किसके साथ कैसे रिलेटेड है। भाई यहाँ पे सबसे पहले एक अनु है, एक कनु है और एक तनु है। कहानी क्या है पढ़िए, अनु कनु से 2 वर्ष बड़ी है, मतलब यह इस कनु से 2 वर्ष बड़ी है, जो तनु से, जो मतलब कौन? कनु से, मतलब जो सेकंड है कनु है ना, कनु की क्या, जो कनु है वो तनु की डबल है। तो कनु और तनु का जो एज रिलेशन है वो 2:1 के अनुपात में है। आगे बढ़िए, यदि उनकी आयु, उनकी मतलब सभी की बात कर रहा है, 32 साल है,
तो अनु और तनु की मतलब इन दोनों की एज का डिफरेंस क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। कैसे करेंगे सवाल को, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर यह रिलेशन है तो इसको हम लोग अगर n माने तो यह आपका 2n हो जाएगा, और यहाँ पर 2 जोड़ दीजिए क्योंकि यह 2 साल बड़ी है तो 2n + 2 हो गया। ये प्रत्येक की आयु का एक रिलेशन बन गया, और सभी की आयु का जोड़ हम लोग के पास कितना दिया बताएं, यहाँ पर जोड़ हम लोग को दिया है, बताएं कितना, टोटल यहाँ पर 32 है। 2 2 4 4 1 5n होगा, 5n + 2 हो गया बराबर 32 कर देते हैं, तो 5n बराबर 30 होगा, और n का मान कितना हो गया 6। अगर n का मान 6 है तो तनु की उम्र 6 साल हो गई, और अनु की उम्र कितना हो जाएगी बताइए, आप कंफर्म करिए। अनु की उम्र हो जाएगी 6 दूना 12 2 14, और 14 और 6 का डिफरेंस ही पूछ रहा, जो कि कितनी हो जाएगी 8 वर्ष। यहाँ पर यह आंसर आपको 8 वर्ष में मिलेगा। 8 वर्ष इस सवाल का राइट सोल्यूशन हो जाएगा, जो बी ऑप्शन में अवेलेबल है। छठे सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। देखिए हम लोग 7वें सवाल पर पहुंच रहे हैं। PQRS एक समलंब चतुर्भुज है जिसे हम लोग ट्रेपीजियम कहते हैं। समलंब चतुर्भुज देखिए कैसे बनता है, कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसमें एक बात जरूर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, QR पैरेलल टू PS है। QR पैरेलल टू PS है, इसको उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। इस रेखा को इस रेखा के साथ हमें पैरेलल क्रिएट करना होगा। जैसे हमने लिखा QR और इसको हमने कर दिया PS, ऐसे देखिए PQRS का पैटर्न प्रॉपर बन गया। हमें QR पैरेलल टू PS लिखा है। अब इसको ध्यान समझिएगा, अगली कंडीशन में PR मतलब दिस लेंथ इक्वल टू किसके साथ है बताएं, RS के साथ। मतलब ये दोनों रेखा समांतर बराबर है। किसी त्रिभुज की तरह अगर ये बन रहे हैं, और त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं बराबर होती है तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब 2 समान भुजाओं वाला त्रिभुज कहते हैं, जिसमें आप सबको पता होगा कि समान भुजाओं के विपरीत कोण समान होते हैं। इस बात की जानकारी होगी। आगे देखिएगा, कह रहा है कोण PQR, ये कोण कितना दिया बताएं 96। कोण QPR, ये कोण कितना दिया है 34 डिग्री। अब हम लोगों को यहाँ पर पता करना है कोण PRS, तो PRS का मान कितना होगा ये हमको बताना है। आइए कैसे करते हैं। सबसे पहले जानिए कि यह एक त्रिभुज ऊपर दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला जैसे मैं बना रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। ये त्रिभुज दिख रहा है, ये 96 है 34 है। भाई त्रिभुज का नियम होता है कि उसके सभी कोणों का जो अंतः कोण होते हैं उनका जोड़ 180 अंश के बराबर होता है। 6 4 10 9 3 12 1 13 होता है, ठीक है। 130 अगर घटेगा तो यह मान 50 आएगा। और आपको बता दूं, अगर 2 रेखाएं समांतर होती है, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं, एकांतर अंतः बराबर होते हैं। अगर यह 50 है तो भी आपका 50 होगा, और अगर यह भुजा इस भुजा के बराबर है या 50 है तो भी 50 होगा। जो समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 2 भुजाएं बराबर है तो उनके विपरीत समान आधार पर बने कोण भी बराबर होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इस कोण की, तो भी एक त्रिभुज के नियम से ही जाएगा, और त्रिभुज के नियम पर क्या होगा, 180 में से हम 50 और 50 मतलब 100 को घटा देंगे तो यह मान कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, जो सी ऑप्शन में आपको दिया है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन बन जाएगा। तो सी ऑप्शन आप लिखिए, 7वां सवाल आपका डन होता है। 8वें सवाल पर चलिए। लिखा द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 48 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 42 डिग्री बराबर डिवाइड बाई कितना लिखा है, tan स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 50 डिग्री। हमें इसका मान बताना है। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस के आधार पर देखिए काफ़ी कुछ इवेल्युएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँ तो इसको लिख दो sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ठीक है। 90 से 42 घटा दे तो 48 होता है, प्लस sin स्क्वायर 42 डिग्री डिवाइड बाई, यहाँ पर भी सेम उसी तरह से अगर हम लोग चलते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर है और ये कॉसेक स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, tan स्क्वायर है और कॉसेक स्क्वायर की बात है। हम इसको भी क्या लिख सकते हैं पता है कि tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब आप देखो, और यहाँ जैसे इसको ऐसे रहने दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक। आइए देखिए क्या सिस्टम बनेगा। sin 90 माइनस थीटा, इसको नोट करिएगा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, cos स्क्वायर 42 डिग्री माइनस प्लस कितना है बताएं, sin स्क्वायर 42 डिग्री है। डिवाइड अगर हम लोग चलते हैं, tan जैसे इसके लिए भी आप ध्यान दीजिएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो सेम इसको भी लिख सकते हैं, क्या बताइए, cot स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर क्या होता है 50 डिग्री। आपको 2 बातें पता होनी चाहिए, क्या, एक तो sin स्क्वायर थीटा माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है 1। इसका भी मान 1 है, नीचे भी 1 है, 1/1, इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी।
त्रिकोणमिति आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको पता है कि आपकी परीक्षा में एडवांस का कितना बड़ा रोल है। बहुत स्तरीय सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए अपना लेवल, अपनी रिलेवेंसी इन एग्जाम्स के हिसाब से त्रिकोणमिति को लेकर जरूर बना लें। तो 8वां सवाल डन हुआ। 9वें पर आइए। निम्नलिखित में कौन सह अभाज्य है जिसे हम लोग कोप्राइम कहते हैं? क्या कहते हैं? कोप्राइम। सहअभाज्य कौन होती हैं? जो कोप्राइम होती हैं। कोप्राइम का मतलब ही होता है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और कुछ ना हो, मतलब वो कॉमन रूप से एक से कटती हैं, वही संख्या ही सहअभाज्य कहलाती हैं। अगर आप चलिए यहाँ पर पेयर के हिसाब से सोचिए, जैसे ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे कुछ दिया हुआ है आपको, काटने की स्थिति पर चलिए, मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ। जैसे अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, ये 7 से कटेगा, 7 छंगे 42, 3 45, ये भी 7 से कटेगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 7 हो सकता है। करेक्ट है। इसकी बात अगर हम लोग करें 81 और 16, 81 और 16 का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। 81 3 की पावर 4 होता है और 16 2 की पावर 4 होता है। ना 2 से 3 से कटता है, ना 3 2 से कटता है, तो इसका किसी तरह से कोई आपस में रिलेशन की बात नहीं है। यह जो टर्म है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, अर्थात यह नंबर कोप्राइम का एक पेयर है, यह सह अभाज्य का एक युग्म बनकर सामने आ रहा है। इसकी बात करिए 77 और 363 है। अगर हम इसको सोचे 3 3 6, मतलब यहाँ पर 9 से कटेगा, 77 का कोई सिस्टम नहीं है, तो यह भी खत्म हो गया। ऐसे ये तो ऑलरेडी कट रहा था क्योंकि इसमें कॉमन टर्म है जो दोनों को डिवाइड कर पा रहा था, तो यहाँ पर ये भी नहीं हो पाएगा। जैसे इसको भी आप लोग अगर सोचेंगे तो यहाँ पर भी कॉमन टर्म, जैसे हम लोगों ने देखा कि 81 और 16 जो बनकर आ रहा था, इस सह अभाज्य का जोड़ा बनकर आ रहा था, आपस में एक कॉमन पेयर जनरेट कर रहा था, तो उसको हम लोग ले सकते थे। अगर इसको हम लोग सोच रहे थे तो 11 से कट जाता, ये भी कट जाता और ये भी कट जाता, ये 4 से कट रहा था, तो बाकी सब में कॉमन पेयर, कॉमन टर्म एक के अलावा था, लेकिन एक ही ऑप्शन था 81 और 16 जो देखने में आपको पूर्णवर्ग लग रहे हैं, वही नंबर्स आपके कोप्राइम के नेचर। कोप्राइम का मतलब ये थोड़ी होता है कि नंबर प्राइम हो, कोप्राइम का मतलब ये होता है कि परस्पर प्राइम हो, उनके बीच ऐसा रिलेशन हो कि कोई एक कॉमन टर्म, कोई कॉमन नंबर आकर दोनों को पूर्णतः विभाजित ना कर सके। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। एक धनराशि 12 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से डबल हो जाती है। 12 साल में कोई पैसा चक्रवृद्धि ब्याज के किसी नेचर से स्वयं का डबल हो जाता है। उस ब्याज, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा था, तो कितने और समय में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा? बहुत ही आसान सवाल है, देखने में केवल बड़ा है। यहाँ आपको लिखना है गुना और यहाँ लिखना है आपको समय। गुना लिखना है, समय लिखना है। हमने देखा कि यहाँ पर कोई पैसा हमने जमा किया, 12 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निश्चित दर से स्वयं का डबल हुआ था, 2 गुना हुआ था 12 वर्ष में। अब हम चाहते हैं कि यह पैसा हमारा 8 गुना हो जाए उसी ब्याज दर से। इसके लिए कितना समय लगेगा ये हमको बताना है। कैसे कर सकते हैं सुनिएगा। 8 गुना होना मतलब 2 की पावर आप 3 कर दें। दरअसल हमें इसी को, जो यहाँ पर पहला गुना था, ऐसे सवाल को करने का ट्रेडिशनल प्रोसेस भी होता है, बट उसको फॉलो नहीं करना है। 2 गुना हुआ था 12 वर्ष में, 8 गुना हो रहा है कितने साल में समझिएगा। हम इस 8 को किसी भी हालत में 2 की पावर 3 करें या इसी को बेस बनाकर ऐसी पावर लगाएं कि उसी के ऊपर सेट हो जाए। 3 का गुणा 12 से करें तो कितना हो जाएगा? 36, अर्थात यहाँ पर 36 साल लगेंगे, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया हुआ है। 10वें सवाल का राइट सोल्यूशन 36 है। आप लोग 10वें सवाल का यह करेक्ट ऑप्शन नोट कर सकते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले 11वें सवाल पर। 11वां सवाल देखिए क्या है। एक कॉलेज प्रवेश परीक्षा में कक्षा के सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा की सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स का अपना एक कलेक्शन है। लड़कों का जो कलेक्शन है वो 30 का है और लड़कियों का कलेक्शन 20 का है, मतलब समूह की बात कर रहे हैं, उनकी संख्या की बात कर रहे हैं। दोनों के एवरेज अंक है, लेकिन इसने कहा कि कॉलेज में जो 30 लड़के हैं उनका जो औसत अंक है कॉलेज की 20 लड़कियों के प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। यदि पूरी कक्षा के औसत अंक 25 हैं, पूरी कक्षा के औसत अंक 25 हैं, तो लड़कों का औसत अंक लड़कियों के औसत अंक का अनुपात, मतलब लड़कों का औसत और लड़कियों का औसत अनुपात हमें बता दें क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमसे साफ साफ बोला है कि जो इनका औसत है, जो लड़कियों का औसत है, लड़कों का औसत उससे कितना कम है? 5 कम है। जबकि इसने कहा पूरी कक्षा का औसत कितना है? 25 है। अब हमसे यही पूछा है, तो लड़कों के औसत लड़कियों के औसत का जो औसत अंक क्या होगा, इसके लिए आप चाहें तो ऐसे एलिगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एलिगेशन परफॉर्म करने से जो संख्या मतलब बनती है वो इनका अनुपात बन जाती है। करेक्ट है, ये अनुपात संख्या का बन जाता है जो ऑलरेडी आपको दिया गया है, जो आपके पास प्रेजेंटेड है। पहले एलिगेशन करिए। एलिगेशन करेंगे तो यह मान जो 25 है
किसी एक से ज़्यादा तो किसी एक से कम होगा। और आपको पता है n ज़्यादा है, n-5 कम है, तो कम a है तो इसका मतलब ये ज़्यादा होगा और ये उससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जब डिफरेंस करेंगे तो हम 25, पहले इससे डिफरेंस कर लीजिए, n माइनस हम 25 कर दें, करेक्ट है। इसका जब डिफरेंस करेंगे तो 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा पता है, 30 हो जाएगा। और 30 माइनस हम इसको n करेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। यह मान इसको प्रेजेंट कर रहा है, यह मान इसको प्रेजेंट कर रहा है, कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए। जैसे अगर आप यहाँ से सोचेंगे तो इन दोनों की तुलना हम लोग कर ले, जैसे आप देखिए कितना है, ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, n-25 डिवाइड बाई 30 माइनस n बराबर आपके पास 3 बटा कितना हो जाएगा, 2। हमारे यूपीपी बैच की छाया है और छाया जो है यूपीपी यूपीएसआई बैच से कनेक्टेड थी, ऑफलाइन पढ़ती थी। और आज छाया का सिलेक्शन यूपीपी पुलिस कांस्टेबल जो 2025 का जो रिजल्ट आया है इसमें हुआ है। 60,244 पदों पर इन्होंने एक अपना सफलता अर्जित करी है, इनको एक स्थान मिला है। हम सभी को इन पर प्राउड है और रियली छाया ने बहुत एप्रिसिएशन दिखाया है, पढ़ने के साथ साथ ये लग करके पढ़ी हैं, मेहनत करी, और लड़की हमेशा क्वेश्चन पूछती थी ना, हमेशा पूछती थी, और आज का सिलेक्शन हुआ है, इससे ज़्यादा खुशी हम लोग को है। आज ये लाइव क्लास में आई, मुझे बड़ी खुशी हुई। छाया कुछ कहना चाहोगी? आज जो भी मेरा सिलेक्शन हुआ है ये रवि सर, संदीप सर, मोहित सर, क्योंकि मैं ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट हूँ तो मेरे सिलेक्शन में सारे सर का बहुत योगदान है, बाकी टारगेट ऑन टीम का भी बहुत योगदान है। अगर मैं सही टाइम पे सही टीचर के साथ सही कंटेंट साथ नहीं पढ़ाई की होती तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होता। और अगर सोचा जाए तो मैं यहाँ खड़ी हूँ तो इसके पीछे भी सर लोग ही हैं, ऐसे मेरे अकेले बस की बात नहीं थी। बाकी आप लोग भी मेहनत करिए, थैंक यू सो मच। देखिए, जब एक छात्र सफल होता है तो उसके घर परिवार में बहुत खुशी होती है, उसके अंदर भी जैसे अपने आप को उसने सिद्ध किया तो एक बहुत बड़ा मतलब एक जैसे मतलब एक अलग लेवल का एनर्जी उसके अंदर आती है, अलग लेवल की एनर्जी आती है, और उससे कहीं ज़्यादा खुशी हम सब के अंदर होती है। और आज जब ऐसे बच्चे जब सेलेक्ट होकर के आते हैं तो हमें भी लगता है कि हम लोग सही कार्य कर रहे हैं, और इन सब के सिलेक्शन से ही हमें अपना सिलेक्शन दिखाई देता है, हमें अपनी चीज़ें सही होती नज़र आती हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि छाया आज सेलेक्ट होकर के आई हैं, और मैं चाहूँगा कि हम इनको अपनी बेसिस भी देंगे कि ये केवल इतने तक ही सीमित ना रहें। बहुत ही डिजर्व करती है लड़की, बहुत योग्य है, बहुत मेहनती है, तो आगे की जितनी भी भर्तियां हैं उसके लिए इसको एक स्टेप माने, सीढ़ी माने, और इसी स्टेप का उपयोग करते हुए आगे और अच्छे पद को अचीव करे, और अच्छी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करे और उसमें सिलेक्शन अर्जित करे। मेरी शुभकामनाएं है। ये ले जाओ भाई। तो अब लोग क्या करते हैं, देखिए इसको लिखते हैं 2n - 50 बराबर 90 - 3n। n को एक तरफ कर दीजिए, 5n हो जाएगा, इधर आएगा, और इसको उधर ले जाएं तो 140 हो जाएगा। n का मान 5 से इसको भाग करते हैं, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, अर्थात 28 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि n का मान कितना होगा बताएं, 28। और अगर हम लड़कों की बात करते हैं तो देखिए लड़कों की संख्या 28 से 5 घटेगी तो 23 हो जाएगी। तो लड़कों का जो अनुपाती हिस्सा 23 है और लड़कियों का अनुपाती हिस्सा क्या है, 28 है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग 11वें सवाल को, जो एक बहुत बढ़िया सवाल था, इसको हल करिए और इस तरह से इसका आंसर कन्फर्म करिए। अब हम बढ़ते हैं 12वें सवाल पर। एक्स अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी क्या होगा। अगर कभी कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जनरेट करिए तो यह एक्स अक्ष है और यह आपका वाई अक्ष है। अब कह रहा है एक्स अक्ष से बिंदु 2,3 की दूरी, तो 2,3 कहाँ पे सेट होगा बताएं, क्वाड्रेंट फर्स्ट मतलब पहले चतुर्थांश में होगा। 2,3 अगर हमने इसको मान लिया, एक्स अक्ष से इसकी दूरी ये फिक्स लेंथ होगी जो कि इस पैरेलल लाइन को सेलेक्ट करेगी, और ये लाइन तक पहुंचने का मतलब y का मान, जैसे पहला मान x होता है, दूसरा मान y होता है, y का मान 3 होगा। इसका कहना होता है कि जब कभी भी कोई देखिए बिंदु की x अक्ष से दूरी निकालेंगे तो y की वैल्यू ही उसकी दूरी होगी, और y के उसी मान के लिए वह x के सारे मान को होल्ड करेगी। तो x का मान यहाँ पर दूरी कितने से डिनोट की जाएगी, 3 यूनिट से डिनोट की जाएगी। तो राइट सोल्यूशन इस सवाल का कितना हो जाएगा, 3 यूनिट होगा। बहुत ओरल है लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेट की जानकारी जिसको है वही इस सवाल को हल भी कर पाएगा। अगले सवाल पर आइए। ठहराव को छोड़कर एक ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठहराव को, स्टॉपेज को अगर छोड़ देती है तो उसकी जो गति है, जो रियल गति है, एक्चुअल गति, जैसे हम किसी यात्रा को करते हैं तो हम अपने एक नेचुरल स्पीड से चलते हैं। अगर हमें कहीं रुकना ना हो तो हमारी स्पीड मान लो हम उसी हिसाब से कंसिडर करें 45 है, लेकिन मान लो बीच में हमें रुकना पड़ा, फिर रुकना पड़ा, और इस कारण से जब हम एक्चुअल डिस्टेंस को कवर किए तो हमारी स्पीड को काउंट किया गया कि भैया तुम तो केवल 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गए हो। रुकने की वजह से डिले होगा ना, स्पीड में नहीं परिवर्तन होता है, एवरेज स्पीड में परिवर्तन होता है।
अब ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो आप बताइए कि आप ठहराव की वजह से आपकी स्पीड में फर्क कितना आता है। 36 9 45 9 किलोमीटर प्रति घंटे का या 9 का डिफरेंस आता है चाल में। एक्चुअल चाल कितनी है, 45 है। अब इसको आप एक काम करो, क्योंकि यह घंटा प्रोवाइड करेगा तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम गुणा कर दे। 1 घंटे बराबर 60, इसको यही करना ही होता है। दोनों का डिफरेंस करें, डिफरेंस डिवाइड बाय एक्चुअल स्पीड करें, और क्योंकि यह घंटे में रहता है मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर दे। 15 तिया 45, 15 चौके 60 होता है, 3 तिया 9 होता है, 3 चौके 12। 1 घंटे में वह कुल मिला के 12 मिनट तक रुकेगी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। बढ़िया सवाल है, ये भी बहुत पूछा जाता है। 13वां नंबर। 14 पर आइए। दो पूरक कोण कौन होते हैं जो मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं। जैसे अगर एक कोण 30 है तो दूसरा 60 है, मतलब एक कोण थीटा है तो अगला 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। यही दोनों कोण मिलकर के क्या बनाते हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। दो पूरक कोणों में से एक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 22 डिग्री अधिक है। छोटा कोण डिग्री में हमको बताना है क्या होगा, छोटा कोण डिग्री में हमको बताना है कितना होगा, इसको समझिएगा। इसने कहा दो पूरक कोणों में अगर एक कोण हमारे पास थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब इसमें पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन इसको लेकर के थोड़ा कंडीशन समझिए। दो पूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 22 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 22, छोटा कोण हमें डिग्री में बताना है कितना होगा। आप ऐसे मत लेकर चलिए, आप ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं, पूरक कोण अगर एक ए है दूसरा बी है, दोनों का जोड़ हम सबको पता है 90 होता है। दोनों कोणों में अगर हम एक को ए माने जो बड़ा है, उससे अगर हम बी अर्थात छोटे को घटाएं तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा बताएं, 22 होगा। अब हमसे छोटा कोण पूछा है, देखिए हम आराम से कर सकते हैं। ऐसे देखिए इसको हल कर दे, 2a हो जाएगा। 2a बराबर, ये देखिए 2 कर दिया, 9 2 11, 112 हो गया। a बराबर 2 पंचे 10, 2 छंगे 12, 56 हो गया। a का मान 56 हो गया और b का मान अगर निकालना है तो 90 से 56 घटा दे तो 10 से 6 4 होता है और 8 से 5 3 34 डिग्री होता है। यहाँ पर छोटा कोण 34 है और अगर हमसे देखिए यहाँ पर डिग्री में पूछा गया है। और एक चीज आप दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर जो पूरक का कॉन्सेप्ट है ये हमने कोटि पूरक के हिसाब से लिया है, जबकि अगर ऑप्शन से इससे देखें अंग्रेजी में तो सप्लीमेंट्री है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर मैच नहीं कर रहा है। जो हमने यहाँ पर कोटि पूरक का अप्रोच अप्लाई किया है उसको आपको सप्लीमेंट्री अर्थात संपूरक का अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे किया जाएगा सुनिएगा, सेम यही कॉन्सेप्ट होगा। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री कर देते हैं, a प्लस बी, और 90 डिग्री की जगह क्योंकि अगर दो कोण संपूरक होते तो उनका जोड़ 180 अंश होता है, 180 अंश कर देते हैं। और दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस को हम कितना कर देते हैं, 22 डिग्री कर देते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है, इसको इससे खत्म कर दे तो 2a बराबर जोड़िए तो कितना हो जाएगा, कितना 202 हो जाएगा। a का मान आपका कितना हो जाएगा, 101 डिग्री हो जाएगा। a का मान बड़ा है, अब इसको 180 से घटा दे। 180 से जैसे ही घटाते हैं किसको, 101 को, तो 10 से 1 9 होता है 7, 79 डिग्री हो जाएगा, जो आपको छोटा कोण प्राप्त हो रहा है पहले ऑप्शन में। हमने संपूरक के हिसाब से हमें लगाना है, क्योंकि देखिए सप्लीमेंट्री अंग्रेजी में लिखा, हिंदी में दरअसल पूरक को हमेशा कोटि पूरक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शन को जब मैंने हल किया तो मिला ही नहीं, तो मैं भी डाउट में आ रहे क्या ही हो रहा है। बाद में मुझे लगा नहीं सप्लीमेंट्री से जाओ तो आंसर आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए देखिए हम लोग अंतिम सवाल पर पहुंचते हैं, जो एक शानदार सा ऊंचाई दूरी का सवाल है। फिर आपको दिमाग में रखना है कि आपको रेलवे के एग्जाम्स में एडवांस मैथ्स का एक बड़ा अप्रोच देखने को मिलेगा। सूर्य का उन्नयन कोण कह रहा 30 डिग्री से 45 डिग्री अगर होता है तो एक स्तंभ की छाया की लंबाई 80 मीटर कम हो जाती है। स्तंभ को हम देखिए ऐसे बना देते हैं, ये स्तंभ है। छाया हमेशा हॉरिजॉन्टल बनती है, जैसे हम खड़े हैं तो हमारी छाया देखिए ऐसे पड़ी हुई है। यहाँ का ऑब्जर्वेशन ये छाया की बात है। यहाँ से अगर हम कोण की बात करें तो अभी तक कितने का डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। इसने कहा 30 से अगर हम लोग और इधर चले आए और कोण को यहाँ से 45 डिग्री कर दें, करेक्ट 45 डिग्री कर दें, तो इससे क्या होगा, जो लेंथ होगी पूरी की पूरी 80 मीटर कम हो जाएगी। अब सुनिए इसका सिस्टम क्या है। अगर यहाँ 90 है, हम इसके हिसाब से इस त्रिभुज में है तो tan 45 है। tan 45 का मतलब होता है वही tan थीटा, वैसे भी जानकारी आपको होगी कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस है। tan 45 का मान 1 होता है, अर्थात यह 1 है तो यह भी 1 है। और इसके हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो tan 30 है, तो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 है। इसका मतलब अगर यह पूरा 1 है तो यह पूरा मान √3 है, यहाँ से यहाँ तक। अब हमसे कहा था कि 30 से अगर 45 हुआ तो 80 कम हुआ। यह 80 का कम ओरिजिनल है और रियलिटी में √3 - 1 है। √3 - 1 बराबर अगर 80 है
तो हमको एक का मान निकालना है। एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान कैसे निकलेगा आप खुद ही समझ गए होंगे। 80/√3 - 1 कर देते हैं। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, परमेयीकरण करेंगे तो √3 + 1 ऊपर मल्टीप्लाई और √3 + 1 नीचे मल्टीप्लाई, तो 80 × √3 + 1 रहेगा, ठीक है। और नीचे चलते हैं तो √3 - 1 √3 + 1 मतलब a - b a + b, जो a वर्ग - b वर्ग होगा, अर्थात √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 - 1 2 होगा, 2 40 बार जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा 40 × √3 + 1, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ए में है। पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। सभी सवालों को मन लगाकर देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने सुझाव फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आगे की प्लानिंग आपके डिस्कशन पर ही बेस्ड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।